अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। आज जुमे का दिन है, कॉल इन डे है और आपको अपने नंबर्स बता देते हैं, स्क्रीन पर भी चलते रहेंगे। 02132330923 28 और 30। अब अपने पहले कॉलर की जान चलते हैं। मोहम्मद शाहिद सिद्दीकी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह करम सर। दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों से बात करूं इस पे। अभी जो PSL 4 हुआ, इसमें अभी PSL 4 हुआ जी। क्वेटा की टीम उसमें जीत गई PSL 4 जी। अच्छा, क्वेटा की टीम 23 मार्च को क्वेटा गई, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम हुआ उसका। मतलब बलूचिस्तान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा इवेंट था, पूरा क्वेटा शहर बाहर आ गया उनको रिसीव करने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मुझे हैरत इस बात पे हुई कि 23 मार्च को एक जो हमारा रियल एस्टेट माफिया है उसका तब सब दिखा रहे थे 23 मार्च को वहाँ पे फायर क्रैकर्स हो रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं, लेकिन किसी चैनल ने उसकी लाइव कवरेज नहीं करी। बड़ा अफसोस हुआ ये देख के कि इतना बड़ा इवेंट बलूचिस्तान को जो हम कहते हैं महरूमियत है, वहाँ पे किसी चैनल ने उसको कवरेज नहीं दी लाइव। सब कुछ इवेंट हुआ, लोग बाहर आ गए, कुछ नहीं हुआ। नंबर 2, इस पर आप बताइएगा, अपनी राय दें। नंबर 2, आजकल मैट्रिक के एग्जाम्स हो रहे हैं, स्पेशली इंटर में। मैंने लास्ट ईयर भी आप लोगों से इस चीज़ पर डिस्कस किया था। खुले आम नकल होती है, हम क्या पैदा कर रहे हैं, यही मास्टर्स करेंगे नकल करके, यही सेक्रेटरीज लगेंगे, यही DC लगेंगे, यही AC लगेंगे। कुछ है, आप मिनिस्टर को बुलाएं, सिंध के एजुकेशन मिनिस्टर को, उसके ऊपर क्या एक्शन हो रहा है, क्या किया जा रहा है। मतलब कोई काम नहीं हो रहा है इसके ऊपर, नकल वैसे ही हो रही है हर साल, मैट्रिक में, इंटर में, BA में। हम क्या पैदा कर रहे हैं? ये पैदा कर रहे हैं जो एक 4 लाइन का ऐसे नहीं लिख सकेंगे। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है शाहिद साहब। इनफैक्ट आज ही एक शो की रिकॉर्डिंग में यही बात हो रही थी कि जब यही लोग जॉब के लिए जाते हैं तो उनकी क्या सलाहियत, किन सलाहियतों को नापा जाता है कि आप कैसे बात कर सकते हैं, आपके पास मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या है। जाहिर है कि जो छापा मार रहा है उसके पास नहीं होंगे। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर मैं बड़े मज़ाक देख रहा था उस साहब कि सिंध के जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, जिन्होंने अपनी बेटी को भी गवर्नमेंट स्कूल में, नाम मैं भूला, शाह, वो खुद पहुंच गए एग्जाम, सरदार शाह, सॉरी, वो खुद पहुंच गए थे सरदार शाह साहब किसी टेस्ट सेंटर में कि जी यहाँ पर कॉपीइंग बहुत हो रही है। अच्छा, सिंबॉलिकली बड़ा अच्छा मूव है, लेकिन क्या वो हर जगह छापा मार सकते हैं? या अपने स्टाफ को एम्पावर करना बेहतर होगा शायद कि आप जाके छापे मारें। लेकिन बहरहाल अगेन हम यही देखते हैं कि सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें आ जाती हैं, थोड़ी देर के लिए हेडलाइन बन जाती है, होता कुछ नहीं है। नकल पूरी गेम का सिर्फ एक हिस्सा है। फर्ज करें मैं नकल नहीं मार रहा, लेकिन मैं मुतमईन हूँ इसलिए कि अंदर मार्कशीट में मेरे नंबर चेंज, ये भी है, ठीक है, ये भी है। फर्ज करें मैं नकल नहीं लगा रहा कैमरे के सामने, लेकिन आपको क्या पता कि कल मुझे पेपर मिल चुका है, ये भी ठीक है। और आप शाहिद सिद्दीकी साहब, आप तो बहुत तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। ये जो जनरेशन है, आप कह रहे हैं कल लगेगी, जिम्मेदार हो तो ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, ये है, ये लग चुके हैं। आप जाके दफातर में ज़्यादातर ऑफिसर्स तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ ऑफिसर्स आपको इसी नकल कल्चर के या इसी के नमूने नज़र आएंगे। उनको से छान फटक करने की या उनसे डिग्री की तलब करने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी 5 मिनट की गुफ्तगू से ज़ाहिर कर देंगे कि वो कितने पानी में हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कैंसर की तरह फैल रही हैं। बिल्कुल। और हमारे सेकंड कॉलर हैं कामरान अली शाह साहब, नवाब शाह से जाहिर। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। खजाना मुल्क का खाली पड़ा है, इसे डॉलर की हुंडी खा गई है, और शऊर व फिक्र की फसलें हैं मुर्दा, इन्हें अमरीकी सुंडी खा गई है। वाह। खान साहब एक के बाद एक लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं। कोई PMDU वाला जो सिटीजन्स पोर्टल है उससे कोई मसला हल नहीं हुआ। मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की दिगरगू है और हालात दिन ब दिन जो है बदतरी की तरफ जा रहे हैं, और हर चीज की में महंगाई बढ़ती। कामरान अली साहब, कोई आप सोल्यूशन देना, इकोनॉमिक सोल्यूशन दे, क्या करें? सर, ये पाकिस्तान में करप्शन को लीगलाइज कर देना चाहिए। मैंने तो पहले भी मशवरा दिया था कि सही मशवरा दिया, इन्होंने सोल्यूशन पहले भी दी हुई है। वो सर साहब वो कह रहे थे कि वो करप्शन कार्ड होना चाहिए, या शायद हमने वो उस पर वैल्यू एडिशन की थी कि सर एक
जैसे NIC होती है, सेहत कार्ड होता है, NIC होती है, जैसे लार्ज टैक्स पेयर यूनिट होता है, एक लार्ज करप्शन कार्ड के मैंने इतनी दी है, इतनी मैंने करप्शन की है सर, वो मतलब वसूली हो गई है मेरी, अब मेरा करप्शन का कोटा पूरा है। वैसे अच्छी प्रैक्टिकल नहीं, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया, और आई थिंक इस पर और करप्शन का नाम हुकूमत को गौर करना चाहिए, सर्विस चार्जेस नाम चेंज करना। जैसे अमेरिका में आई मीन फॉर एग्जांपल लोग कहते हैं ना कि यार इसने सियासतदान ने इससे इतने पैसे लिए, उसने इतने पैसे लिए, उन्होंने कहा कि यार इस सिस्टम को ही बना दो ना, इसको हम कहते हैं लॉबिंग एंड PACs। और मेरा ख्याल है कमीशन तो लीगल है असले वसले में, मेरा ख्याल है वो भी वही देखो, उन्होंने कहा कि यार आप इंसानों को बदल नहीं सकते, इनको कानून के दायरे में ले आए, एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग। टैक्स नेट लाकानूनियत अगर कानून के दायरे में आ जाए, मेरा ख्याल है तो लाकानूनियत खत्म। एग्जैक्टली। राहिल अशर साहब है कराची, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस कहते हैं इसे हम। हाँ जी, हेलो जी राहिल साहब, वालेकुम सलाम। हाँ जी, जी साहब क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी, मैं आज एक बात करूंगा, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा आपसे आखिर में सोल्यूशन भी मांगूंगा जी, क्योंकि इस पे मेरी अपनी पर्सनल रात और हम जैसे लोगों की फरमाइए। मसला ये है कि इस वक्त जो मईशत के हालात हैं, हम जैसा लोग जो 60-65 हज़ार रुपए महीना कमाता है, मैं आपको बता रहा हूँ सफेद पोस्ट हो गए। मुझे बताइए, अगस्त 2011 में हमारे घर का महीने का राशन 6-7 ले गए हम, 11,000 आता था। इस महीने जो हमने 4 तारीख को लिया वो 20,000 पे चला गया। बिजली का गैस का बिल हमारा चला गया 8 से 9 हज़ार रुपए। पेट्रोल डायरेक्ट गाड़ी इस्तेमाल होती है 10 से 12 हज़ार। 15,000 का, मैं क्योंकि डिफेंस फेज 1 में रहता हूँ, हमें पानी खरीदना पड़ता है 15 से 20 हज़ार। बिल्कुल, मेरी तनख्वाह देख लीजिए, ये चली गई 50। आलू प्याज टमाटर नहीं खरीद सकता मेरा जैसा आदमी, हम गोश्त नहीं खा सकते, हम मुर्गी नहीं ले सकते, हम कुश्ती कर सकते। असद उमर साहब को शर्म आनी चाहिए, उस दिन टीवी पे बैठे कह रहे हैं इससे मनाजरा कर लें कि 2008 और 2013 में से महंगाई कम है। अरे शर्म नहीं आती आपको असद उमर साहब? आपने एंग्रो का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज मैं बड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, जो इमरान खान को लेकर आए तो उनको पता नहीं था कि ये कितने इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, ये मईशत संभाल सकते हैं नहीं संभाल सकते। इमरान खान साहब कहते हैं जी जब टैक्सेस बढ़, लोग टैक्स नहीं देते तो इसका मतलब कि आपके हुक्मरान जो है वो रिश्वत कर रहे हैं। इन्होंने सारी जिंदगी शोर लगाया कि जी पिछली गवर्नमेंट 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग करती थी। आपके तो 6 महीने हो गए, मुझे बताइए 5 अरब डॉलर कहाँ गए? किधर है वो 5 अरब डॉलर? ठीक है, आपकी बात जो है समझ में आ गई, इकोनॉमिक जो है क्राइसिस। लेकिन राहिल अशर साहब, एक बात मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ। देखिए, आपने कहा कि 60-65 हज़ार रुपये माहाना आप कमा रहे हैं, तो आपका गुजारा ज़ाहिर नहीं हो रहा, और ये समझ में आने वाली बात है जो आपने मिसालें दी। ज़रा इमेजिन कीजिए कि जिनकी तनख्वाह आज भी 15,000, 20,000 और 25,000 है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, माली आते हैं, चौकीदार आते हैं, ड्राइवर्स आते हैं, और उनके बच्चे भी ज़ाहिर 3-4 होते हैं, वो क्या करते होंगे, वो ज़िंदा कैसे हैं, और वो अब तक तनख्वाह पे कैसे गुजारा कर रहे हैं, और उनके जहन में अजीब व गरीब मनफी ख़यालात क्यों नहीं आ रहे, ये बात भी गौर करने की है। और ऐसे लोग अक़लियत में नहीं हैं, जो तनख्वाहदार तबके की मेजॉरिटी है वो 25,000 रुपये के ब्रैकेट में आती है, तो सोचिए उनका क्या हाल हो रहा होगा। जहाँ तक मईशत और हुकूमत की बात है, तो बड़ा इस पर बार बार हमने बात की है। जाहिर है कि जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये एक लिहाज से आना था, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, हम ज़रूर ये सवाल कर सकते हैं कि मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी क्या है आपके पास, और अगर कोई है तो अच्छा होगा कि हमें जल्द अज जल्द नज़र आ जाए। अच्छा, अब अगले कॉलर हैं हमारे मीर चाकर मरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, खैरियत से हो? अल्लाह का करम सर, आप सुनाएं। अच्छा सर, मैं ये आपको बताना चाह रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे और गौर से जवाब देंगे इंशाल्लाह। कि कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान करप्शन और मेरिट के नारे के बलबूते पर आए हैं, लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि हमारे जिला कोल्लू के मौसूफ मिनिस्टर हेल्थ, उन्होंने क्या किया, गुज़िश्ता 15 दिन पहले 321 वैकेंसीज को अपने बगैर इश्तिहार के लोगों में ऐसे बांट दिया जैसे लगता है कि उनका अपना फैक्ट्री बना हुआ है।
ये है इमरान खान का मेरिट, और इसमें कुछ उन्होंने पैसे लेकर लोगों को भर्ती किया। अगर आप चाहते हो आप तीनों, तो मैं आपको दावत देता हूँ मरी एरिया में, कोहलू जिसको कहते हैं, जहाँ मरी रहते हैं, अगर आप आएंगे तो मैं आपको स्पेशली अपने साथ खुद ले जाऊंगा। आप वहाँ देखें कि ये जॉब 321 कैसे बांटे गए, ये मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप आए। जी बिल्कुल जी। पहली बात तो ये है कि कहानी हर तवज्जो करे इस जानिब। जी बिल्कुल। वो बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है आजकल? जो है बहुत एक्टिव है नैब, सिंध में और पंजाब बहुत में ज्यादा, बहुत तो मेरी दरखास्त है कि बलूचिस्तान में भी थोड़ी तो एहसास महरूमियत नहीं चाहिए हमें, है ना? कहीं आप बलूचिस्तान देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सबसे कम एक्टिव लग रही है मुझे नैब, पता नहीं क्या वहाँ के लोग अच्छे होते हैं ना सर, आप नहीं समझ रहे हैं। यही होगा। ठीक है, एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है, गुजरात से हैं इम्तियाज अहमद साहब। जी जनाब। हेलो हेलो हेलो। जी सर। जी मेरा नाम काशिफ है, मैं सादकाबाद से बात कर रहा हूँ। सॉरी, अब ऑर्डर आउट हो गया हमारे से। सॉरी जी काशिफ साहब, जी फरमाइए। अच्छा जी, पहले तो आप सबको बहुत बहुत सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ मैं, तकरीबन डेली ही देखता हूँ। थैंक यू सर। एक मसला था, मैं काफी दिनों से देख रहा था। हेलो जी जी जी, सुन रहे हैं सर। काफी दिनों से मैं देख रहा था ये बहरिया टाउन के बारे में जी, और इसके ऊपर मीडिया के ऊपर काफी अरसे से ये चल रहा था, तकरीबन 1 साल से ये मामला चल रहा था। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये जब बहरिया टाउन का मसला शुरू हुआ था तकरीबन 5-6 साल पहले, तो उस वक्त ये मीडिया को और बाकी ये जो सरकारी इदारे हैं उनको उस वक्त ख्याल क्यों नहीं आया जब ये बड़े बड़े इश्तहारात चल रहे थे? जब ये लोगों ने पैसा लगा दिया और तमाम मिडिल क्लास के ज़्यादातर लोग थे, मैं भी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा भी एक छोटा सा वहाँ पर प्लॉट है। तो जब हम लोगों ने पैसा लगा दिया, किस्तें दे दी, तो उसके कई सालों के बाद हमें पता चला कि जी ये तो यहाँ पर बहुत बड़ा मसला था, यहाँ तो बड़ी प्रॉब्लम थी, लोगों के हकूक मारे गए थे, यहाँ पर लोगों की ज़मीनों पर कब्जा हुआ था। तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हमारे ये जो इदारे होते हैं, जिस वक्त ये बड़े बड़े काशिफ भाई थोड़ा सा आपकी जो मालूमात है थोड़ी सी आउटडेटेड है। ये ऐसा तासुर हुआ था कि बहरिया टाउन जो है बेकायदगियां कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने कम से कम कराची की हद तक जो है वो कितना 460 बिलियन रुपए का सेटलमेंट जो है वो तो अभी किया है ना, तो अभी हो गया है। जो काशिफ साहब कह रहे हैं मैं इसका एक जवाब दे सकता हूँ। जी बिल्कुल काशिफ साहब, मैं समझ रहा हूँ आप एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। अच्छा, पहले तो जब आपने बात की हुकूमती इदारों की, तो इसमें हमें थोड़ी तमीज़ करने की ज़रूरत है। देखें, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो जब वो चीज़ उनके सामने आएगी, वो खुद को इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी तो नहीं है, राइट? तो उनकी चीज़ सामने आएगी तो फिर ही वो उसका नोटिस लेंगे। ये हुआ है। अगर आप बात कर रहे हैं कि सिंध की जो इदारे हैं, चाहे वो मरीन डेवलपमेंट एजेंसी हो या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या जो भी हो, तो तुमको तो 100% पता था सर। ठीक है ना, वो ही तो करा रहे थे। सिर्फ सिंध में नहीं, ये जो पिंडी में वगैरह पिंडी में भी बिल्कुल, और जो मरी का इलाका वहां पे भी बिल्कुल अब भी केसेस मौजूद हैं। सही है, बिल्कुल। सिर्फ सिंध की नहीं, जहां जितने भी इदारे थे जो उनके साथ काम कर रहे थे, उनको अच्छी तरह से पता था कि क्या हो रहा है। जहां तक मीडिया का सवाल है, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूं। जो और मीडिया ने तो कभी बताया ही नहीं। आप क्यों खामखा मीडिया पे इल्जाम दर रहे हैं? ना कल बताया इनके बारे में, ना आज बताया। बिल्कुल। अच्छा, कुछ मीडिया ने रिपोर्ट की थी, और जो मेन जो रिपोर्ट थी, जो मैं बताता, अच्छा 1 या 2 नहीं, वैसे टू बी क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, आमिर मतीन साहब जो हैं, उनका एक होता था ऑनलाइन, एक था उनका एक न्यूज़पेपर या शायद फिजिकल भी था, द स्पोक्समैन और द स्पोक्स पर्सन, ऐसे कुछ। वो 8 साल पहले भी ये रिपोर्टिंग कर रहे थे। अच्छा, कहीं चैनल पर मुश्किल से ये चीज़ें होती हैं क्योंकि इश्तिहारात आते हैं। आपने शायद देखा हो कि हमारे यहाँ नहीं आते, इसके भी एक वजह है। जो प्रिंट में, मेन स्ट्रीम प्रिंट में मैं अगर बात करूँ, जो मेन जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी आई थी वो नज़िया सैयद अली और फ़हीम ज़मान साहब ने लिखी थी। अच्छा, वो वहाँ गए नहीं थे कि हम बहरिया टाउन को इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो वहाँ गए थे कराची की लैंड ग्रैबिंग और लैंड माफिया और परवीन रहमान साहिबा के कत्ल पर स्टोरी करने गए थे, और ये कहानी रास्ते में आ गई। रास्ते में आ गई।
हर जगह किसी ने कोऑपरेट भी नहीं कही, तो उसको बहुत टाइम भी लगा, क्योंकि वहाँ की लोकल पुलिस, लोकल इंतजामिया, सारे इदारे सब मिले हुए थे बॉस। तो यही होता है। अब जहाँ तक आपकी बात है कि जी हमें क्या पता था, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है सर, ये अक्सर होता है आपके ईडन प्रोजेक्ट और जो बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे जस्टिस आसिफ सईद खोसा का वो कोर्ट याद आ रहा है, बल्जक का। कौन सा वाला? वो जो उन्होंने केस में कहा था कि हर बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। बिल्कुल। तो यही है काशिफ साहब, आप क्या कहते हैं? इम्तियाज अहमद हैं गुजरात से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर मैं एक इशू है वो मेरा ये जिस पे मैं लेके आना चाहता हूँ, वो ये है कि हम पाकिस्तान में सिर्फ 3 जो शहर हैं उनको डेवलप कर रहे हैं। जी सर मेरी बात आ रही है? जी आ रही है सर। अच्छा सर, मैं ये एक इशू है वो ये है कि हम पाकिस्तान में सारे मिलके 3 शहर हैं, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद सिटी, इनको हम जो है वो डेवलप कर रहे हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि पूरा जो बलूचिस्तान और सिंध जितने अमीर लोग हैं वो सारे कराची में इकट्ठे हो रहे हैं। रहीम यार खान से लेके अब तो गुजरात वाले सारे लोग अमीर जिनके पास पैसे हैं वो लाहौर में शिफ्ट हो रहे हैं। झेलम से लेके पेशावर, गिलगित, मुजफ्फराबाद, ये सारे के सारे हम संभाग में इकट्ठे हो रहे हैं। और ये सर इतने बड़े शहर हो रहे हैं जो ना इधर फैसिलिटी पूरी हो, ना पानी मिल रहा है, ना बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो है सक्खर है, मुल्तान है, फैसलाबाद, ये शहरों को भी डेवलप करे, और इनमें 3 चीजें होनी जरूरी है, अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ की फैसिलिटी और रोजगार। तो जब ये 3 चीजें मिलेंगी तो ये इधर लोग रोकेंगे। अदरवाइज मैं वो बंदा हूँ जो बड़े शहर में रहा हूँ और छोटे शहर में भी रहा हूँ, और वो मैं अभी छोटे शहर से फिर बड़े शहर में मूव कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इधर जो है ना कोई जॉब, कोई अपनी काम नहीं चल रहा ना वहाँ पे। आप लोगों के ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकर है हमारे, इसमें हम शामिल है इनको डेवलप करने, तो ये इनको रोकें। जो माइग्रेशन जो है ये इतनी ज्यादा हो रही है। नहीं, बात आपकी बिल्कुल 100% सही है इम्तियाज साहब, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है मेरी नज़र में, क्योंकि एक तरह से ये सिर्फ पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, आप दुनिया भर में ये ट्रेंड देखिए। अरे दूसरी बात है कि जहाँ सियासतदान बड़ी तादाद में रहेंगे वहीं बाकी लोग भी जाएंगे, इसलिए कि काम भी वहीं होते हैं। वो तो चले, आई थिंक एक माइनर फैक्टर है। अच्छा, फिर उसी के आसपास जो है वो सनतें भी लगनी शुरू हो जाएंगी, उसी के आसपास जो है फिर जैली हो जाएगा। वो गुलाम अब्बास का आनंद ही है ना, बड़े शहरों के साथ वही होता है। वही है। नहीं, आप देखें, आप इंडिया को देख लें सर। हाँ, सब मुंबई का रुख करेंगे, कलकत्ता का रुख करेंगे। तो ये सर एक लिहाज से एक नेचुरल फिनोमेनन भी है, लेकिन हाँ बिल्कुल सही है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अपने छोटे शहरों को। हाँ, लेकिन अगर आप छोटे कस्बों में हालात बेहतर बनाए तो इन्फ्लक्स किसी हद तक कम होगा और बड़े शहरों पर प्रेशर भी कम पड़ेगा। आकिब राजपर साहब हैं नवाबशाह से। हेलो। हाँ चले। मंसूर अल्लाह बख्श साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब। वालेकुम सलाम सर। जनाब कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह का करम सर, गुजर रही है, आप सुनाए। सर काफी ये शोर मचा हुआ है करप्शन का। कब से मचा हुआ है सर? कब से मचा हुआ है? तकरीबन जब से आंखें खोली है ये शोर मचा हुआ है जी। तो ये समझ में नहीं आता कि इदारों कहते हैं कि हमारे पास जो आप मोबाइल में कार्ड डालते हैं इसका भी रिकॉर्ड होता है कि कौन कितने कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। तो समझ में नहीं आता कि करोड़ों की प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, पेमेंटें करते हैं, तो इनको क्या वजह है कि ये चीजें नजर नहीं आती? किसको नजर नहीं आती? इदारों को। हैं, इदारों को क्यों नहीं नजर आती? आप इतने मासूम क्यों बन रहे हैं? कोई स्पेसिफिक सवाल करें ना आप, ये क्यों इस तरह की जर्नल गुफ्तगू? आप इतने भोले कब से हो गए? इतने भोले तो आप नहीं है यार, क्या हो? कोई स्पेसिफिक सवाल कीजिए ना। अब कराची में रहते हो, भोले नहीं हो सकते बस। हाँ। नहीं सर, ये बिल्कुल ऐसा है कि यार ये आम पेड़ पे क्यों लगता है, ये तरबूज की तरह इस बेल पे क्यों नहीं लगता? ये कोई इस तरह का सवाल है। देखिए ना, जब भी सवाल होता है तो पॉलिटिशियन की बात की जाती है। जी। तो ये इदारे क्या कर रहे हैं? हाँ, तो आप इतना काम कर रहा है यार, आपको नजर नहीं आ रहा है यार, मतलब ये असल में इस वक्त मंसूर साहब क्यूट बनने की। आई लो कोई बात, एक ब्रेक लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक जी। और हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं शहाद सिद्दीकी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आप हजरात की खिदमत में सलाम। आज आप ये बताएं खुद अपनी ईमानदारी से कि क्या महंगाई हो रही है या नहीं? नहीं, ईमानदारी से क्यों बताएं? हाँ,
मतलब मैं तो झूठ बोल के बताऊंगा सर, नहीं बिल्कुल नहीं हो रही। अगर हो रही है मुझे तो मतलब मुफ्त में मतलब दाल चावल मिलती है हर रोज। जी हेलो हेलो जी सर जी। देखिए महंगाई अगर हो रही है तो आवाम कम से कम इतनी अखलाकी तौर पर तो ये काम करे, अगर वो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर हो गई है तो काली पट्टी टीवी पे जितने हजरात आते हैं वो काली पट्टी बांध लें, घरों पे काले झंडे लगा लें, गाड़ियों पे काले झंडे लगा लें। तो इमरान लेकिन सर काली पट्टी भी तो महंगी हो गई है ना साथ साथ, इसके बारे में क्यों नहीं गौर कर रहे सर? अगर मेरे पास काले कपड़े पड़े हुए हैं घर पे, मैं उनको फाड़ के झंडे मतलब पट्टियां क्यों बनाऊंगा, मैं कपड़े पहनूं ना। और मैं और बता देता हूं, शाह साहब आपने काली पट्टी बांधी है? जी सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि आप घर पे एक काला फ्लैग तो लगा सकते हैं जिसमें कोई पाकिस्तान को खुदा नहीं आपने कुछ ऐसा काम किया है, काली पट्टी बांधी या फ्लैग लगाया? मतलब इस वक्त आपने काली पट्टी बांधी हुई है? मैं बाहर निकलता हूँ तो काली पट्टी बांध के निकलता हूँ, लोग पूछते क्या है, मैं आंखों पर नहीं मैं तो आंखों पर ही बांधूंगा, महंगाई नहीं नजर आएगी, सब भले सब अच्छे। रिक्वेस्ट और करूँ, इमरान भाई कहते हैं कंटेनर मैं दे दूंगा, तो भाई उनको मालूम है कि जब उन्होंने कंटेनर लिया था उनके साथ फरिश्ते मौजूद थे। अगर जिस दिन इनके साथ भी फरिश्ते आ गए तो यकीन करें वो ये बात तो दुरुस्त है, भी खड़े हो जाएंगे, पूरा इस्लामाबाद बंद कर देंगे। ये ठीक है, फरिश्ते किसके साथ हो जाते हैं? वैसे अगर मुझे कंटेनर की ऑफर है तो मैं तो लेने के लिए तैयार हूँ, उसको मैं दस्ती बेच दूंगा और काली पट्टियां खरीद लूंगा। क्या ख्याल है? शाह साहब संजीदगी से बात नहीं, तो मैं क्या मजाक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है। नहीं यार, हर केस नहीं, क्या हो गया आपको? अच्छा जी, अगले कॉलर है हमारे मोहम्मद अशरफ साहब कराची से। ठीक, हेलो जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जनाब वसतुल्लाह साहब और जनाब ज़रार खोड़ो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरी अर्जी है कि इमरान खान जो हैं वो अगर 3 काम कर दें पाकिस्तान के अंदर तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपनी एक सिम का तयन कर लेगा। बताएं पहला काम ये है कि कोयटा धमाका, जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट, उस पर मनो अन अमल करें। ठीक। दूसरा, धरना केस फैजाबाद का, फैजाबाद तहरीक के लब्बैक वालों का, जी सर, उस पर भी मनो अन इम्प्लीमेंट करें। और तीसरा, असगर खान केस, उस पर भी जो भी फैसला आता है उस पर मनो अन अमल करना, क्योंकि सिविल गवर्नमेंट को कभी भी इस मुल्क में काम करने नहीं दिया गया है। और अगर किसी भी सिविल गवर्नमेंट ने काम किया है, मसलन भुट्टो साहब ने एटमी प्लांट लगाया, वो फांसी चढ़ गए। उनकी बेटी मिसाइल प्रोग्राम लेके आई, उसको मार दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने धमाके किए, उनको परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया। तो ये सब आप लोग तो सब समझते हैं, मगर अवामुल नास जो हैं, बस अल्लाह ताला इनको अकल दे परवरदिगार और हमारे मुल्क पर रहम करें। अस्सलाम वालेकुम। आमीन। मैं आपके तीनों पॉइंट से मैं एग्री करता हूँ। आमीन, इन तीनों पर इम्प्लीमेंटेशन। एहसन अली खान साहब हैं दुबई से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, एहसन साहब ही बोल रहे हैं ना? जी फरमाइए सर। जरा साहब। जी सर, मैं ज़रात बोल रहा हूँ। मेरे साथ आपने क्या कॉल की? नहीं सुन लीजिए, आपने क्या टीवी खोल रखा है? नहीं, टीवी नहीं खोल रखा। तो बस बड़े अरसे से मैं आपको कॉल करना चाह रहा था, आप मुझसे बात करना चाह रहा था। बहुत ज़्यादा तो प्रोग्राम नहीं देख पाता टाइम की वजह से, लेकिन कभी कभी देखता हूँ। तो मेरे पास 2 ही सवाल थे। एक तो ये था कि बड़े आपके दिलचस्प और बेबाक तबसरे होते हैं, तो कभी इस बेबाकी की वजह से कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है आपको? नहीं जी। और दूसरा ये सवाल है कि जो महंगाई और ये करप्शन वगैरह की जो शोर मचा हुआ है, तो वाकई ये महंगाई जो है ये पीटीआई हुकूमत की वजह से है, उनकी कारकर्दगी की वजह से है, या पिछले जो अदवार गुजरे हैं उनका भी कोई हिस्सा है इसके अंदर? आपकी पर्सनल। जी हेलो, क्या हुआ? हाँ, ये पिछले अदवार जो गुजरे हैं उनका भी जाहिर हिस्सा है। नहीं, बिल्कुल है। इनफैक्ट अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो जो पिछला कॉलम आया है खुर्रम हुसैन का, इकोनॉमिक्स एंड इमोशन ऐसा कुछ था, वो उसने बड़ा अच्छा तस्वीर किया है कि हर हुकूमत में किस किस्म के मेजर्स लेने पड़े थे और उनके क्या असरात हुए थे। नहीं, देखिए, जो
जो हालिया माशी बहरान है, जाहिर है कि ये ओवरनाइट नहीं होती हैं चीज़ें, ये चीज़ें बिल्ड होती हैं। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं और बार बार एक और दफ़ा कह देते हैं कि इनको से निपटने के लिए कोई एक क्लियर प्लान सामने लाने की, सिर्फ डेस्परीन की गोली से काम नहीं चलेगा और ना ही चलेगा कि आप कोई पॉलिटिकल डिस्ट्रैक्शन करें, क्योंकि ये लातों के भूत है जी, ये बातों से नहीं मरने वाले। और दूसरा इनका क्या सवाल था? पहला सवाल था कि कोई मसला तो नहीं हुआ, गालियां पड़ती हैं सर, 1.5-2-3 किलो गालियां नाश्ते में हम लोग खाते हैं। गालियां ना पड़े उस दिन तबीयत बहुत उदास रहती है, और फिर कहते हैं यार हम मतलब क्या हम इतने थके हुए हैं कि किसी ने गाली नहीं दी आज। हानिया खालिद साहिबा हैं रावलपिंडी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हानिया है और मैं एक स्टूडेंट हूँ जी जी। मैं भी आज का जो कॉमन आजकल जो इशू चल रहा है महंगाई पे, उस पर बात करना चाहूंगी कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि एक पावरफुल मैसेज हमारे हुक्मरानों तक जाए और मजीद महंगाई होने से रोका जाए, क्योंकि जिंदगी की जो जरूरियात है वो इस तरह से पूरी नहीं हो सकती ना, इस तरह तो बहुत मुश्किल होगा। और इसमें हमारी जो मीडिया है, जो हमारा मीडिया है, वो क्या काम कर सकता है? कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं कर सकते। देखें, आपकी इकोनॉमी अभी अगले 2-3 साल कॉन्ट्रैक्ट होगी। जो मेन बात है ना जी कि आपके मतलब बहुत ही अगर जट्टों वाला हिसाब लगाना चाहें तो आपके अखराजात ज़्यादा है और आपकी आमदनी बहुत कम है। जब तक ये क्लियर नहीं, जब तक ये गैप फिल नहीं होगा तो ऐसा ही चलता रहेगा और फंडामेंटल रिफॉर्म और फंडामेंटल चेंज के बगैर नहीं हो सकता। और अगले जो 2-3 साल है वो बड़े मुश्किल में ही गुजरने वाले हैं और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो एक वक्फा ले सकते हैं, वक्फा ले लें, वक्फा ले लें। वेलकम बैक जी। और हमारे अगले कॉलर हैं अहमद रजा साहब, न्यू कासल यूके से। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर जी साहब कैसे हैं? बस सर अल्लाह करम, आप सुनाएं। वसतुल्लाह खान को भी सलाम और मुबश्शिर साहब को मिस कर रहे हैं आज। जी जी। बस मेरी उंगलियां आधी रह गई आप लोगों को रिंग कर करके, मेरी शादी की अंगूठी भी निकल गई, सॉरी सर, नंबर मुश्किल लगा। बस एक बात पूछनी थी, कराची से आप लोग करीब हो इसलिए कराची वालों को जल्दी नंबर लग जाता है, क्योंकि मैं वही गिने चुने कॉलर है जो रोजाना कॉल कर देते हैं आपको। सर आप दूर से कॉल कर रहे हैं, जो नजदीक होते हैं उनकी जल्दी लग जाती है। मैं भी कराची से हूँ बेसिकली, बस दिल थोड़ा सा दूर हो गया। एनीवे मैं कम टू द पॉइंट। सर जी मुझे सिर्फ 2 बातों पे जो आजकल मेजर हमारे टॉपिक्स पाकिस्तान में चल रहे हैं, करप्शन और इकोनॉमी, तो जल्दी मैं बता दूं एक बात आपको भी शायद पता होगा कि पाकिस्तानी कौम वैसे ही नहसुल कौम भी करप्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप लंदन में चले जाएं, ईस्ट लंदन में चले जाएं, इल्फर्ट चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, कोई भी पाकिस्तानी बिल नहीं रहता, कोई भी पाकिस्तानी टैक्स नहीं रहता, कैश एंड पे होता है। मेजोरिटी लोग यही करते हैं पाकिस्तानी, यकीन करें। तो जहाँ सिस्टम है वहाँ पे भी हम सिस्टम ब्रिज करते हैं, जहाँ सिस्टम नहीं है वहाँ पे भी हम सिस्टम ब्रिज करते हैं। नहीं सर, इंग्लैंड में तो ये जायज़ है ना सर। अब देखिए इतने साल उन लोगों ने हमारे पे हुकूमत की, अब हमको जाके टैक्स भी दें तो ज्यादती होगी ना। आप मुझे बताएं ब्रेक्जिट का क्या हो रहा है सर? ये थेरेसा मे क्या कर रही है आपकी? सर बस ये उनको खुद को नहीं पता चल रहा, रोजाना नई डेट आती है। तो हाँ, इससे बेहतर तो हमारी पार्लियामान है यार, कसम से इनसे तो कोई फैसला ही नहीं लिया जा रहा। मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि हम और ये भारत और बाकी ममालिक मिलकर थोड़ी देर के लिए टेक ओवर कर लें यूके को, क्योंकि इनको तो कक समझ, जैसे पहले वो होता था ये कोई मतलब ब्लैक मैन्स बर्डन। हाँ, ब्लैक मैन्स बर्डन यार, बिल्कुल। या मेरा ख्याल है ऐसी कोई मुहिम चलानी चाहिए। हाँ ना। और अहमद साहब, न्यू कासल में कोयले वोयले निकल रहे हैं या बंद हो गए? अच्छा, मेरे ख्याल अहमद साहब चले गए। ओके, हाँ। अगले कॉलर मुस्लिम शरीफ साहब हैं शेखोपुरा से। जी जी। हेलो 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 सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं सर ये वस्तुल्लाह खान साहब और इजरार खोर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो नैब वालों ने छापा मारा है इधर हमदा शबाद के घर पे, तो इसका असल में मकसद क्या है? गिरफ्तारी इसका? हाँ, इसका मकसद जो है वो जाहिर है कि उन्होंने सुना था कि बड़ी सेट दिहाड़ी मिलती है वहाँ पे, चैनल जो है वो खासे आज लगे हुए हैं। जाहिर है मकसद आपको मालूम होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते नैब को इख्तियार दिया था कि आप बगैर इत्तला दिए भी अगर आपके पास शवाहिद हैं ठोस तो आप छापा मार सकते हैं, लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं। उस बुनियाद पर नैब वाले आज गए थे मॉडल टाउन हमजा को गिरफ्तार करने, लेकिन हमजा के पास लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा था कि
मुझे अगर गिरफ्तार करना हो तो 10 दिन का नोटिस दिया जाए। तो अब बहस ये छिड़ी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नैब के पास है, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म हमजा के पास है, तो किसका हुक्म चलेगा? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। हाँ, लेकिन इतना ही है। और मुस्तफ़ा सफ़वी साहब हैं कराची से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी दो बातें हैं जी। ज़रार भाई, बात यह है कि हमारे मुल्क में या कोई भी मुल्क की तरक्की के लिए दो सेक्टर्स बड़े इम्पोर्टेंट। एक तो एग्री सेक्टर है, अल्लाह के फजल से हर किस्म का मेवा, फल, सब्जी हम सब कुछ उगा रहे, बिल्कुल अनाज उगा रहे। दूसरा है सर इंडस्ट्री। बिल्कुल। अब इन दोनों सेक्टर को चलाने के लिए हमारे पास सेंसिबल किस्म की जो है लीडरशिप होनी चाहिए, और पावर सेक्टर के ऊपर काम करेंगे अगर तो मसले आसानी से हल हो सकेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हमारा पाकिस्तान का जोग्राफिया है वो इस तरह से है कि अगर हम कराची में खड़े हैं तो सतह समंदर पे है, और अगर सियाचिन पे है तो 33,000 स्क्वायर फीट पे है, और आपको पता है कि पानी जो है वो नीचे की तरफ ही बहता है जी। ये अंग्रेजी ज़रबुल मिसल है कि वाटर ऑलवेज फाइंड्स इट्स लेवल जी। तो हम अगर कोई डैम्स वगैरह इसके ऊपर बनाए और छोटे डैम करें, हाइड्रल पावर को यूज करें, तो परवरदिगार के करम से इस मुल्क में सारे सीजन्स हैं, हर चीज मौजूद है सिवाय एक लीडरशिप के। व्हाट वुड यू से अबाउट इट? नहीं, देखिए मेरे ख्याल ये तो हो रहा है सर। जहाँ तक आपने पावर जनरेशन की बात की तो काफ़ी हद तक पावर जो क्राइसिस होता था, आपको याद होगा कितना सिवियर होता था, वो तो काफ़ी हद तक हल हो गया। जहाँ तक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की बात है, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं एक बार फिर हवाला दूंगा, मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले कैसर बंगाली साहब और जो शहबाज जैदी के साथ हमने बैठ के बात की थी, वो आप ज़रूर सुनिए, बिकॉज तकरीबन कमोपेश वो यही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं कि हमने डी इंडस्ट्रियलाइज किया है और हमने एग्रीकल्चर एफिशिएंसी की तरफ हम लोग नहीं और सरमाया तब लगेगा जब अनसर्टेनिटी का तासुर खत्म होगा। बिल्कुल, उसके बाद ही सरमायाकार आएगा। अब देखिए, अगर मैं स्टॉक मार्केट में तेजी से या प्लॉट खरीदो फरोख्त में पैसे बना सकता हूँ, मैं बिजनेस क्यों लगाऊंगा? सिंपल सोल्यूशन सवाल है। तो जब तक आप ये ऐसा माहौल नहीं क्रिएट करेंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चरल ग्रोथ नामुमकिन है। और कैसीनो इकोनॉमी पे ही गुजारा होता है। और कैसीनो इकोनॉमी है, सट्टा खेलो बस जी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नुसरत साहब, हाँ, क्लोज करना चाहिए तो इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ, सैटरडे का स्पेशल प्रोग्राम। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।